जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, वैकल्पिक राजनीति यानी लीक से हटकर राजनीति या पक्ष विपक्ष से परे जाकर एक तीसरा मोर्चा बनाने की चर्चा या कह लें कवायद हमेशा से होती रही है। कभी राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा मोर्चा बनाने की बात होती है, तो कभी राज्यों में जो स्थापित पक्ष और विपक्ष हैं उनसे अलग हटकर एक वैकल्पिक या तीसरा मोर्चा बनाने की बात चलती रहती है। दोस्तों, झारखंड और बिहार में भी फिलहाल वैकल्पिक राजनीति की कोशिश चल रही है। इन दोनों राज्यों में आसपास में ही चुनाव होने हैं। पहले झारखंड में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की बात कही जा रही है और अगले साल यानी 2025 में फरवरी के आसपास बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे। और इन दोनों राज्यों में भी वैकल्पिक राजनीति की कोशिशें होती दिखाई दे रही हैं। बिहार में इसकी पहल प्रशांत किशोर कर रहे हैं और झारखंड में भी इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। झारखंड में ऐसे कई नेता हैं और कई ऐसे दल हैं जो साथ अगर मिल जाएं तो एक विकल्प दे सकते हैं मतदाताओं को, वोटरों को, जनता को। फिलहाल झारखंड की सत्ता में मौजूदा इंडिया अलायंस या झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले का जो महागठबंधन है वो काबिज है और भाजपा और राजसू का एनडीए विपक्ष में है। लेकिन इन दोनों से अलग, इनसे इतर एक तीसरा मोर्चा बनाने, एक विकल्प देने की बात हमेशा से होती रही है। कभी सूरज सिंह बेसरा इसकी पहल करते नज़र आते हैं, कभी सालखन मुर्मू सभी झारखंडी नामधारी दलों को एक छतरी के नीचे आने की बात कहते हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव यानी जो हाल में लोकसभा का चुनाव गुजरा है उसके बाद हमने देखा है कि जयराम महतो जिस तरह से झारखंड की राजनीति के पटल पर उभरे हैं वह एक दमदार विकल्प हो सकते हैं अगर उनके साथ कुछ अच्छे राजनेता, कुछ राजनीतिक दल अगर जुड़ जाएं तो झारखंड में एक ताकतवर विकल्प खड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा संभव है? दोस्तों, जयराम महतो को चर्चा में आए हुए 3 साल ही हो रहे हैं। झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी जो परीक्षाएं लेता है, उन परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं की जो सूची जारी की गई उनमें बोकारो धनबाद के इलाके में भोजपुरी और मगही को भी क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया गया। जयराम महतो ने इसके खिलाफ आंदोलन किया और कहा कि उनके इलाके में यानी बोकारो धनबाद गिरिडीह के इलाके में भोजपुरी मगही बोली नहीं जाती है तो इनको हटाया जाए। जयराम महतो ने इसके खिलाफ आंदोलन किया, एक बड़ी लंबी मानव श्रृंखला बनाई और चर्चा में आए। सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल करते उनके आक्रामक भाषण लोगों को बड़े पसंद आते हैं और स्कॉर्पियो की छत पर चढ़कर भाषण देने का उनका अंदाज लाखों युवाओं को दीवाना बना चुका है। जयराम महतो ने, जिनको टाइगर भी कहा जाता है, बड़ी तेज़ी से लोकप्रियता की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं और उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वे राजनीति में कदम रखेंगे। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। फिर एक राजनीतिक पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन कराया जिसका नाम उन्होंने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JKLM रखा है। लोकसभा चुनाव 2024 में जयराम महतो ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और सबको मिलाकर करीब 8 लाख से ज़्यादा वोट JBKSS या जयराम महतो और उनकी पार्टी को मिले। जयराम महतो जो कि खुद गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे थे, वे रहे तो तीसरे नंबर पर ही, लेकिन उनको वोट 3 लाख से ज़्यादा मिले। 2 विधानसभा क्षेत्रों में उनको लीड भी मिली और जयराम महतो की पार्टी के 2 उम्मीदवारों रांची से देवेंद्र नाथ महतो और हजारीबाग से संजय मेहता को मिलाकर करीब 3 लाख वोट मिले। टोटल सारे उम्मीदवारों को मिलाकर 8 लाख से ज़्यादा वोट मिले। तो विधानसभा के आने वाले चुनाव में जयराम महतो एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प बन सकते हैं। और जयराम महतो ने घोषणा की है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में उनकी पार्टी करीब 50-55 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ये तो हो गई जयराम महतो की बात। दोस्तों, चर्चा में सरयू राय भी हैं जिन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी करीब 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा को अगर जनाधार की दृष्टि से आंकेंगे
उसको अगर देखेंगे कि उसका राज्य में कितना जनाधार है, उसका क्या वोट बैंक है, तो आपको लगेगा कि इसकी चर्चा ही आखिर क्यों की जा रही है। इसके केंद्रीय अध्यक्ष ने रांची से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 3000 के आसपास उनको वोट आए थे। तो इस लिहाज से बात सही भी है, लेकिन अगर इसको इस नज़रिए से देखें कि सरयू राय की पार्टी में कौन कौन से लोग विधानसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो शायद आपके देखने का अंदाज बदल जाए। सरयू राय भाजपा और संघ की पृष्ठभूमि से, उसकी विचारधारा से आते हैं। आज भले ही सरयू राय भाजपा में नहीं है, लेकिन राजनीति का तरीका, राजनीति का पैटर्न और उनकी विचारधारा बिल्कुल वही है जो भाजपा और संघ के लोगों की है। तो उनकी पार्टी वैसे लोगों के लिए एक मंच बन सकती है, एक प्लेटफॉर्म बन सकती है जो बीजेपी का टिकट नहीं मिलने के कारण बागी होकर, नाराज़ होकर चुनाव लड़ना चाहेंगे, और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे, उसको नुकसान करेंगे। दोस्तों, सरयू राय और बिहार के मुख्यमंत्री जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार के बीच इस बात को लेकर बातचीत हुई है कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा का जनता दल यूनाइटेड के साथ कोई चुनावी तालमेल झारखंड के संदर्भ में हो जाए। सरयू राय ने खुद इस बात को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया भी है। तो हो सकता है कि जल्द ही इस पर कोई फैसला हो जाए। जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि वह झारखंड में एनडीए का पार्ट है, उसका हिस्सा है। लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में काम किया था, लेकिन जदयू विधानसभा का आगामी चुनाव लड़ना चाहता है झारखंड में। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में इस बात को कहा भी गया और पार्टी ने 10 से 15 वैसी सीटों की पहचान की है जहां से वह चुनाव लड़ सकती है, और वे ऐसी सीटें हैं जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हार गए थे। लेकिन इन सीटों में वे सीटें भी होंगी जिन पर आजसू पार्टी की दावेदारी है, उसको ये सीटें मिलने की संभावना है। तो इस बात की संभावना बेहद कम है कि बीजेपी आजसू की कीमत पर जनता दल यूनाइटेड के साथ कोई चुनावी तालमेल करेगी, क्योंकि आजसू हो या जदयू, दोनों का जनाधार एक ही है। आजसू भी कुर्मियों की पार्टी मानी जाती है और जदयू भी झारखंड में कुर्मी कुशवाहा वोटों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो सरयू राय की पार्टी के साथ जदयू की चुनावी संभावनाओं पर जो चर्चा चल रही है वह किस रूप में सामने आएगी, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच कोई समझौता होता है या नहीं, और क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता दल यूनाइटेड को लड़ने के लिए कुछ सीटें दी जाती हैं या नहीं। हालांकि 2019 का विधानसभा चुनाव आजसू और बीजेपी ने अलग अलग लड़ा था। हालांकि उसी साल जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव के पहले, तो बीजेपी और आजसू का तालमेल था। आजसू को बीजेपी ने अपनी सिटिंग सीट काट कर दी थी, लेकिन विधानसभा में यह तालमेल टूट गया, गठबंधन टूट गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और आजसू का तालमेल तो कायम रहा, लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या होगा यह अभी साफ नहीं है। हालांकि सुदेश महतो ने पिछले दिनों ईचागढ़ से आजसू कैंडिडेट की नाम की घोषणा कर दी और कहा कि हरेलाल महतो ईचागढ़ से आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और वे जीतकर एनडीए के विधायक बनेंगे। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आजसू पार्टी के साथ बीजेपी का कोई सीट शेयरिंग का जो अंडरस्टैंडिंग बनती है या नहीं, और अगर सीटों की शेयरिंग होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। पिछली दफ़ा आजसू जितनी सीटें मांग रहा था उतनी सीटें देने को भाजपा तैयार नहीं थी। इस बार तो जयराम फैक्टर के कारण भी आजसू निश्चित रूप से दबाव में होगा, और अब तो जदयू का भी दबाव होगा। तो क्या एक ही तरह यानी कुर्मी वोट बैंक के लिए भाजपा केवल आजसू से समझौता करेगी, या जदयू के साथ सीट शेयरिंग होगी, या दोनों को ही कुछ कुछ सीटें दी जाएंगी? और अगर जदयू को इंटरटेन नहीं किया जाता तो फिर जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड क्या रहेगा? ये सभी बातें आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएंगी, इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर जदयू
किसी कारण से एनडीए के फोल्डर से निकल जाता है, कम से कम झारखंड में, और एनडीए से बाहर आकर चुनाव लड़ता है, तो सरयू राय की पार्टी और जनता दल यूनाइटेड हाथ मिला सकते हैं या दोनों का मर्जर हो सकता है। और इसके साथ जयराम महतो, सूरज सिंह बेसरा और झारखंड पार्टी जैसे दल मिलकर एक नॉन इंडिया और नॉन एनडीए विकल्प दे सकते हैं। लेकिन सवाल है दोस्तों कि यह तीसरा मोर्चा बनाने की बात किसी के दिमाग में अभी है या नहीं, और अगर है भी तो पहल इसके लिए कौन करेगा? क्या अलग अलग विचारधारा वाले लोग और अलग अलग विचारधारा वाले अलग अलग प्रायोरिटी वाले दल एक छतरी के नीचे एक साथ खड़े हो पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहां तक जयराम महतो की बात है दोस्तों, उन्होंने संभावनाएं जगाई हैं, उनको भविष्य का नेता माना जा रहा है। उन्होंने अपनी पार्टी में पदाधिकारी बनने के लिए और अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन, एक बिल्कुल साफ क्लियर क्राइटेरिया बना दिया है, और उस क्राइटेरिया को बाकायदा ड्राफ्ट करके पब्लिक कर दिया गया है, सार्वजनिक कर दिया गया है कि अगर आपके पास फला क्वालिफिकेशन है तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, इतने अंक मिलेंगे, और जिसको जितने ज़्यादा अंक मिलेंगे उसको ही पार्टी में पद मिलेगा या उसको ही चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलेगा। तो देखिए क्राइटेरिया क्या क्या है। क्राइटेरिया ये है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, कोई अतिरिक्त योग्यता है, यानी ग्रेजुएट के अलावा भी आपके पास कोई डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री हो या मास्टर्स डिग्री हो, तो आपको अलग से 5 पॉइंट और मिलेंगे। संगठन के लिए अगर आप काम करते आ रहे हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। किसी तरह के आंदोलन में अगर आपने हिस्सेदारी निभाई है, भाग लिया है, तो इसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने आंदोलन को नेतृत्व दिया है, लीड किया है, तो इसके लिए 15 नंबर मिलेंगे। जनता से अगर आपके पक्ष में अच्छा फीडबैक आता है तो उसके लिए 20 नंबर है। संगठन के अंदर से अगर आपके लिए फीडबैक बढ़िया है तो उसके लिए 10 नंबर है। अगर आपके पास राजनीतिक समझ है, राजनीतिक अनुभव है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, तो 5 नंबर और मिलेंगे। और कोई विशेष उपलब्धि अगर आपके पास है, चाहे वो राजनीति में हो, शिक्षा में हो, खेल कूद में हो, आर्ट एंड कल्चर में हो, तो 5 नंबर इसके लिए और मिलेंगे। और आखिर में आपको इंटरव्यू भी देना होगा जिसके लिए 10 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों शायद पहली बार पार्टी में कोई पद के लिए या फिर टिकट के लिए इस तरह का कोई मापदंड बनाया गया है। इसी तरह बिहार में प्रशांत किशोर एक नई पहल कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में कई चरणों में जन सुराज यात्रा की। अब उन्होंने पार्टी का संविधान बनाने के लिए एक टीम गठित की है, लंबी चौड़ी टीम है, और इस टीम में उन्होंने रिटायर अफसरों को रखा है। इनमें राज्य प्रशासनिक सेवा यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं, रिटायर अफसर हैं, साथ ही साथ कई रिटायर आईएएस हैं, कई रिटायर आईपीएस हैं। और इन लोगों को रखने का मकसद ये है कि अपने लंबे प्रशासनिक कार्यकाल में इन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो अनुभव पाया है, जनता के बीच रहकर उन्होंने जो देखा है, जो सीखा है, और सरकार के साथ रहकर उन्होंने जो अनुभव किया है, उन सब का निचोड़, उन सब के अनुभव के आधार पर वे पार्टी का संविधान बनाएंगे। यह महज दूसरे दलों के संविधान या मैनिफेस्टो का कट पेस्ट नहीं होगा। तो जयराम महतो जिस तरह से पार्टी में आने वाले लोगों के लिए क्राइटेरिया तय कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जिस तरह से पार्टी का संविधान बनवा रहे हैं, वह बताता है कि अब राजनीति में सतही चीज़ों से काम नहीं चलेगा, मीडियोक्रिटी नहीं चलेगी। आपको जनता के दिल में और जनता के दिमाग में अगर घर करना है तो आपको कुछ स्पेशल करना होगा, कुछ ख़ास करना होगा। जाति धर्म और मुफ्त में चीज़ें बांटने की राजनीति से अलग हटकर लोगों में यह भरोसा जगाना होगा कि आप अलग हैं, आप में कुछ अलग करने की क्षमता है, आप जनता की समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं और उनको दूर करने की दृष्टि भी रखते हैं। सिर्फ नेतागिरी करने के लिए या कुर्सी पाने के लिए नेतागिरी नहीं करते हैं। तो जयराम महतो झारखंड में एक विकल्प के तौर पर उभर सकते हैं और उनको कुछ अच्छे लोगों का साथ मिला तो वे लोगों को हैरान कर सकते हैं। इसी तरह सरयू राय अगर जेडीयू के साथ कोई चुनावी तालमेल कर लेते हैं तो वो भी कुछ न कुछ कर सकते हैं। दोस्तों झारखंड एक छोटा राज्य है। यहाँ जिसके पास
3, 4, 5 विधायक होते हैं तो वह सत्ता की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाता है। हमने इतिहास में ऐसा होते हुए देखा है। तो अगर जयराम महतो विधानसभा में 3-4 विधायकों के साथ जीत कर आ जाते हैं, साथ में सरयू राय जैसे 1-2 और लोग आ जाते हैं, तो ये मिला जुला कर ये बड़ी ताकत बन जाएंगे। और जिस तरह की राजनीति वे कर रहे हैं, झारखंड के मुद्दे उठा रहे हैं, विस्थापन और पलायन की बात कर रहे हैं, मैं जयराम महतो की बात कर रहा हूँ, स्थानीय लोगों की नौकरी की बात कर रहे हैं, बाहरी लोग जिस तरह से झारखंड में आकर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और यहाँ के लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इन सब की बात कर रहे हैं, तो ये झारखंड के लोगों को छूने वाले मुद्दे हैं। तो 2024 के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है कि वे कुछ सीटें जीत जाएं और झारखंड की राजनीति में एक नई तरह की, एक न्यू पॉलिटिक्स की शुरुआत करें। लेकिन परंपरागत राजनीतिक धारा के विपरीत तैरकर वो कितना सफल हो पाएंगे यह तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर वे सफल हो जाएंगे तो राजनीति में, झारखंड की राजनीति में एक लंबी लकीर खींच देंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये वैकल्पिक राजनीति सफल हो सकती है झारखंड में? इस पर अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।